जैन टॉक्स के 155वें सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में सेंसस जनसंख्या के सटीक डेटा का एकमात्र सोर्स है। भूतकाल में जनगणना 2011 में हुई थी और यह भारत में जैनियों की आबादी में लगातार कमी का खुलासा करती है। भारत की कुल जनसंख्या में केवल 0.37% जैन है। कुल जनसंख्या के अलावा सेंसस के डेटा कुछ विचारणीय बातों पे भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें महिला आबादी में कमी, प्रजनन दर, वृद्ध जनसंख्या और 0 से लेकर 24 वर्ष की आयु वर्ग में नकारात्मक वृद्धि शामिल है। आज के यह टॉक सेशन में भारत में जैन पॉपुलेशन के ऊपर बात होगी और उसके साथ जुड़े हुए अन्य पहलुओं पे भी चर्चा होगी। इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज के वक्ता श्री धीरज जी जैन जुड़े हैं और आज के सेशन के मॉडरेटर प्रोफेसर संजीव भानावत जी जुड़े हैं। मैं उन दोनों का जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हार्दिक अभिवादन करता हूं। हमारे आज के मॉडरेटर आदरणीय प्रोफेसर संजीव जी भानावत, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सेंटर ऑफ मास कम्युनिकेशन के फॉर्मर हेड रह चुके हैं और वर्तमान में कम्युनिकेशन टुडे क्वार्टरली जर्नल जो जयपुर से रिलीज होती है उसके एडिटर हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी मैं स्वागत करता हूं और अब आगे के इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे आज की जो वक्ता है उनका परिचय देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद भाई नील शाह जी। सबसे पहले तो मैं जैन फाउंडेशन को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जैन जीवन मूल्यों को प्रसारित करने का जो ये अभियान चलाया है वो अपने आप में एक अद्भुत उपक्रम है। जैन टॉक्स, जैन योगा, जैन शाला, जैन लाइब्रेरी, जैन डाइट, न जाने ऐसे कितने पक्ष हैं जिन पर केंद्रित ये अभियान हमारे पूरे समाज को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयत्न कर रहा है। इसके संस्थापक भाई रमेश शाह जी और इसके को फाउंडर भाई नील शाह जी और उनकी पूरी टीम इसके लिए साधुवाद की पात्र है। संयोग से इस मंच पे अभी कुछ महीने पहले मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिला, इसलिए जैन फाउंडेशन और जैन टॉक की गतिविधियों से कहीं न कहीं मैं परिचित होता रहा हूं। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसके लिए नील शाह जी ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में बताया कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जैन समाज में किस तरह से गिरावट आ रही है, और इस विषय पर संवाद करने के लिए हमारे साथ अपने ही समाज के एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो इस सेंसस की प्रक्रिया से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका जो जनगणना विभाग है, इसके आप संयुक्त निदेशक हैं। जिस तरह से तकनीक का परिवर्तन हो रहा है, उसी तकनीक का प्रभाव जनसंख्या संबंधी जो डेटा इकट्ठे करते हैं उस पर भी पड़ा, और देश में पहली बार डिजिटल मोड पर जो ये सेंसस की शुरू होती है प्रक्रिया, इसके साथ जिस तरह से धीरज जैन जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने जितने परिश्रम और रचनात्मक दृष्टि से इसके साथ काम किया है, उसी का परिणाम था कि उन्हें प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया गया। यूं मूलतः शैक्षिक दृष्टि से धीरज जी अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपने एमएससी किया और एमफिल की उपाधि देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी रुड़की से प्राप्त की। क्योंकि सेंसस से आप जुड़े हुए हैं, इसके हर पक्ष से कहीं न कहीं आपका एक सीधा जुड़ाव रहा है, और बहुत सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि सेंसस कहीं न कहीं हमारी पूरी राष्ट्रीय विकास योजनाओं को प्रभावित करता है। जो हमारे नीति निर्माता हैं उनको एक मदद करता है निर्णय करने के लिए। तो ऐसे दौर में धीरज जी ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन किया पुस्तक के रूप में, पॉपुलेशन ऑफ जैन्स इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने इस पूरा जो हमारा ये प्रकरण है जनसंख्या संबंधी, जिसका संकेत रूप में कहा कि ये बड़े आश्चर्य की बात है
कि 1.35 बिलियन की जो हमारी पॉपुलेशन है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, उसमें मात्र 0.37-0.4% भी हम लोग नहीं है, 45 लाख का आंकड़ा भी हमने नहीं छुआ है। वो समाज जिसका इस देश की आर्थिक व्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है, जिस इंडस्ट्री का नाम लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री की बात कीजिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात कीजिए, ज्वेलरी की बात कीजिए, जो आप नाम लें, उसमें जैन समाज के जो हमारे मित्र हैं, प्रतिनिधि हैं, वो उन ऊंचाइयों पर है। मैं जब इस विषय पर संवाद करने का एक मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मैं कुछ डेटा देख रहा था। मैंने देखा इस देश का जो टोटल इनकम टैक्स 24% जैन समाज दे रहा है। तो पूरे देश की उस आर्थिक स्थिति, उसमें इतना बड़ा योगदान जिस समाज का है, संख्यात्मक दृष्टि से वो इतना कम क्यों है? और जहां तक मैंने डेटा टटोले हैं, साक्षरता की दृष्टि से भी सारे समाजों से जैन समाज आगे है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% हम साक्षर हैं, लेकिन महिला पुरुषों की 90% से ऊपर, 96-94% के आसपास इनकी साक्षरता है। तो एक इतना पढ़ा लिखा समाज, राष्ट्रीय विकास में जिसका इतना बड़ा योगदान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि जो हमारी स्थिति है, उसके सकारात्मक पक्ष भी है तो नकारात्मक पक्ष भी है। आज उसके बहुत सारे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन पर एक सीधा संवाद करने के लिए, और संयोगवश या अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण अभी जो हमारा हर 10 साल में ये सेंसस होता है, अभी नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि अगले साल 2 साल में ये प्रक्रिया फिर शुरू होगी। तो जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं ताकि हमारी जो उपस्थिति देश है उसकी सही मूल्यांकन हो सके, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं तैयार होते समय जैन समुदाय के उन सभी पक्षों को हम दृष्टिगत रखें। इस दृष्टि से आज जैन फाउंडेशन की ओर से भाई धीरज जैन जी को आमंत्रित किया गया है। धीरज जी अपना वक्तव्य शुरू करेंगे, लगभग 20-25 मिनट का आपका वक्तव्य होगा। उसके बाद जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके मन में यदि कोई सवाल हो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यह अपना वक्तव्य समाप्ति के बाद इसमें जो ऑप्शन है हैंड रेस का, उसके माध्यम से उस सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई धीरज जैन जी से कि वो इस विषय पर अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। धीरज जैन जी। सर बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जैन फाउंडेशन और नील शाह जी को। नील शाह जी काफी टाइम से मुझे कोशिश कर रहे थे, आज मुझे मौका मिला, और आपने जो इतना बढ़ा चढ़ा कर मुझे बताया बनारस साहब, उतना मैं उस लायक नहीं हूँ। कोशिश करूंगा कि जो भी डेटा है वो आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, आप लोगों को समझ में आ पाए। कि मैं कोशिश करूंगा कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है, हमारे आंकड़े क्या कह रहे हैं, वो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊँ। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ जी। मेरा टॉपिक आज का है भारत में जैनों की आबादी। जो इंडियन सेंसस है वो अकेला ऐसा सोर्स है कि जो रिलीजन वाइज हमें डेटा देता है। पहली सेंसस 1872 में हुई, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों में हुई थी, तो उसको हम नॉन सिंक्रोनस मानते हैं। लेकिन जो पहली एक्चुअल सेंसस है जो पूरे कंट्री में एक साथ हुई, वो 1881 में हुई। और तब से ये सेंसस का कार्य निर्बाध रूप से हर 10 साल में हम करते आ रहे हैं, चाहे वर्ल्ड वार रही हो चाहे कुछ भी रहा हो। ये केवल पहली बार ऐसा है कि कोविड की वजह से हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, नहीं तो कभी भी सेंसस का डेटा 1881 से लेके 2011 तक अपने टाइम से हुआ है, और उसका डेटा हमने पब्लिश किया है। अब बात करते हैं रिलीजन की। तो जो रिलीजन पे डेटा है, सेंसस ने पहली बार से ही रिलीजन पे डेटा देते रहे हैं, और अकेला ऐसा सोर्स है सेंसस ऑफ इंडिया जो कि रिलीजन के नंबर देता है, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी बाकी रिलीजन है, हम उनका डेटा पब्लिश करते हैं। और क्वेश्चन हमारा जो है, एक अलग से हमने क्वेश्चन इसको फ्रेम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नॉर्मली रहा है अभी तक, और हमने जो मेन रिलीजन है, हमारे 6 रिलीजन हम मेन मानते हैं, उनको कोड हमने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। जैन के लिए हमने कोड 6 रखा है। यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, थोड़ी उनकी धारणा शायद अलग है। हम आपसे केवल ये पूछते हैं कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते हैं। आप दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानक है, आपका सरनेम शाह हो सकता है, भानावत हो सकता है, रांका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल आप इससे ही पूछते हैं कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग दिगंबर लिख देते हैं, कुछ श्वेतांबर लिख देते हैं, कोई अपना सरनेम लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, वो डेटा ना प्रॉपरली काउंट नहीं हो पाता, तो वो जैन में ना जाके फिर वो किसी और में चला जाता है। क्योंकि जो प्राइमरी टीचर आपके घर आएगा उसको शायद उतना जानकारी नहीं होगी, इतना डिटेलिंग में जाके।
तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन जब भी टीचर आपके घर आएगा तो आपको कल ये बताना है आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। अगर हम 2011 की डेटा की बात करें तो हमारी 121 करोड़ आबादी थी, उसमें आप देखेंगे तो जैन्स की पॉपुलेशन केवल 0.37%, और जो सिख धर्म है जो कि केवल 500 साल पुराना, 600 साल पुराना है, वो भी 2 करोड़ से ऊपर है। बुद्धिस्ट 84 लाख है, जैन केवल 44.5 लाख है। तो आप देख सकते हैं जैन जो एक धर्म है, शाश्वत धर्म है, आदिनाथ भगवान के समय से लेके 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन हमारी संख्या लोएस्ट पे है। हम मेनली जो जैन है वो शहरी क्षेत्रों में निवास रखते हैं। लगभग 80% आबादी हमारी अर्बन एरियाज में रिजाइड करती है। हम मोस्टली क्योंकि सर्विस सेक्टर में हैं, बनिया कम्युनिटी माने जाते हैं, व्यापारी हैं, तो बड़े शहरों में हमारा केंद्रीकरण है। बाकी पॉपुलेशन अभी 50% भी शहर में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हम 80% से ज्यादा शहरों में अभी भी निवास करते हैं। ये अगर पिछले 50 साल का आप आंकड़ा देखेंगे, 1961 में हम केवल 20 लाख थे। हमारी जो नंबर है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप ये देखेंगे पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमारा जो है, कि हमारा प्रपोर्शन 0.46 से घटते 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 0.37, आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये डाउन ही जा रहा है। और यही स्थिति रही तो 20-30 साल में जैन लिखने वाले बस उंगलियों पर गिन पाएंगे हम लोग। अगर हम डिकेडल ग्रोथ रेट, जिसको हम हर 10 साल में कंपेयर करते हैं, अगर आप देखेंगे तो इंडिया की ग्रोथ रेट 24 से लेके 17% तक गई है। बाकी का आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबका एटलीस्ट 2 डिजिट में है, लेकिन हम सिंगल डिजिट में जा रहे हैं। ये ग्राफ आपको शायद जल्दी दिखा देगा, आप देख लेंगे येलो वाला जो कलर है आप देख पा रहे हैं, तो ये जैन को डिनोट करता है। और हमारा लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है जो दशकीय वृद्धि दर है, मतलब पिछले 10 साल में जो हमारी ग्रोथ हुई है। अगर हम राज्यों की बात करें, इंडिया, ये मेरा पैन इंडिया था, अब हम स्टेट वाइज पे थोड़ा जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक जैन है, लगभग 1/3 जैन, टोटल 44.5 लाख का महाराष्ट्र में रहते हैं। फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मतलब आप ये देख लीजिए, ये 5 राज्य में मिलके 82% जैन पॉपुलेशन हमारी रहती है। बाकी 18% हमारा बाकी 31 स्टेट्स यूटीज में बच जाता है। ये हमारे स्टेट वाइज आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में 14 लाख जैन हैं। राजस्थान इस तरह से घटते क्रम में मैंने दिया है, पीपीटी में शेयर कर दूंगा नील भाई को, वो फिर अपने हिसाब से देख लेंगे। ये सारा डेटा वो है जो पब्लिश है और उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर। आप अपने राज्य, जो भी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितने जैन हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। अगर हम जिलों की बात करें डिस्ट्रिक्ट में, तो मुंबई सबर्बन जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एक मुंबई में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक मुंबई और एक मुंबई सबर्बन। जो मेन मुंबई है जहाँ पे ये आपका चर्च गेट वाला हो जाता है, उसको मेन मुंबई बोलते हैं। बाकी जो सारा आसपास का एरिया, बोरीवली, कांदीवली, ये सब चला जाता है मुंबई सबर्बन में आपका। तो इसमें मैक्सिमम जैन है लगभग 3.5 लाख। फिर अहमदाबाद, देन बेलगाम, इस तरह से ये 8 जिले हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर जैन है। और ये 8 जिले 1/3 जैन आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी देख लीजिए, मतलब 15 लाख के करीब आबादी इन 8 जिलों में है। और बाकी हम बात करें 1 लाख से कम में, 50,000 के बीच में, तो सांगली, बैंगलोर, जयपुर, उदयपुर, इस तरह से ये थोड़ा सा आंकड़ों को कोशिश किया दिखाने की कि अब अपने जिले में देख पाए कितने जैन हैं। हो सकता है आप इससे एग्री नहीं करते हो, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़ा है और ये ऑथेंटिक माना जाता है जब तक कि नई सेंसस का आंकड़ा नहीं आ जाए। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये निकल गया है, कुछ राज्यों में हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट गई। राजस्थान में जैसे आप देखेंगे, राजस्थान जैनों का गढ़ माना जाता है, इतने जैन है वहां पर, लेकिन वहाँ आबादी 2011 और 2001 के कंपैरिजन में कम हुई है। मतलब 2011 में 28,000 जैन घट गए। या तो हमने अपना ध्यान नहीं दिया जब जनगणना का टीचर हमारे पास आया, या माइग्रेशन एक कारण हो सकता है। पर ये इसको हम स्टडी कर सकते हैं, जो भी लोकल वहां पर हैं मैं उनकी हेल्प कर दूंगा जैसे भी वो करना चाहें। लेकिन ये आंकड़े से मैं पर्सनली उतना, शायद मुझे लगता है इसमें और थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने की जरूरत है। ये बाकी राज्यों का भी मैंने दिखाया है, जो, लेकिन वो छोटी पॉपुलेशन है तो उसको ज्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन जो मेन मेन स्टेट है मेरी, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, इसमें नेगेटिव, झारखंड में हमारा संबित शेखर जी है, तो इसमें नेगेटिव ग्रोथ होना थोड़ा सा लगता है कि शायद
डिटेलिंग में हम जाके देखें कि क्यों ऐसे आ रहा है। अब हम बात करते हैं जो मानव साहब अपने संबोधन में बता रहे थे, जो हमें क्या आंकड़े निकल के आते हैं। एक हमारा प्लस पॉइंट है लिटरेसी। जैन ऐसी पॉपुलेशन है जो हाईएस्ट लिटरेट है, 95% के करीब जैन लिटरेट है। आप देखेंगे बाकी का किसी का 90% टच नहीं कर रहा, बाकी कम्युनिटी का कर द हाईएस्ट लिटरेट। ये ग्राफ भी आपको दिखा देगा और ये मैप से भी आप देख सकते हैं हाईएस्ट लिटरेट पॉपुलेशन जैन की। ये स्टेट वाइज आंकड़े जो आप जिनमें हमारी मेजर कंसंट्रेशन है, वहां पे डार्क ग्रीन में देख पा रहे हैं कि 95% से ऊपर है वो हमारा। देन सेकंड थिंग एजुकेशन लेवल। तो इसमें भी जैन पॉपुलेशन जो लास्ट वाला कॉलम है ग्रेजुएट एंड अबोव, आप देख सकते हैं 1/4 से ज्यादा जैन, 25% से ज्यादा जैन पॉपुलेशन हमारी ग्रेजुएट एंड अबोव है। मीन्स हाईएस्ट लिटरेट भी हैं और हाईएस्ट पढ़े लिखे भी हैं। ये सब जो डेटा से पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही हैं, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा पाई चार्ट है उसी डेटा को लेके। देन ऑक्यूपेशन की हम बात करें, हमारे सेंसस में क्वेश्चन ऑक्यूपेशन पे भी होता है कि आप क्या काम करते हैं। तो उसके मेजर इंडिकेटर हमारे 4 होते हैं, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड और अदर्स में। तो हमारा जो जैन पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम अदर्स में जा रहा है, जो ये डिनोट करता है कि हम टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, माइनिंग, मतलब बेसिकली हम जो सर्विस सेक्टर है या ट्रेडिंग है, जो हमें कहा जाता है वैश्य कम्युनिटी, उसी से हम हमारा वो मेजर सोर्स है हमारा इनकम का। और ये आंकड़े भी इसी को कह रहे हैं। देन एक सेक्स रेशियो हम डिफाइन करते हैं, जितनी नंबर ऑफ फीमेल है पर 1000 मेल, यानी 1000 मेल मेंबर्स पे कितनी फीमेल हैं। तो इसमें भी हमारा जो आंकड़ा है वो ठीक है, 954 है इंडियन एवरेज पे, जो कि इम्प्रूव भी हुआ है और ये ठीक ठाक दिखता है। केवल क्रिश्चियन का हाईएस्ट है 1023 ड्यू टू केरला फैक्टर, लेकिन ये हमारा इसमें ठीक दिखा रहा है। कुछ स्टेट में दिक्कत है, हरियाणा हो गया, यूपी, पंजाब, बट वो मैनेजेबल है, 900 से ऊपर है तो हमें इतनी टेंशन नहीं है, ये रिकवर कर जाएगा हमारा। ये उसको हमने मैप पे भी शो किया है। लेफ्ट साइड वाला स्टेट लेवल के है, राइट साइड वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो ऑरेंज रेड दिख रहा है वो आपको, वो थोड़ा एरिया है जहां पर हमारा कम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो अगर हम इसको जिलेवार देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर, तो कुछ जगह स्थिति बहुत खराब है। जैसे झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ 800 से कम, मतलब आप ये मान के चलिए 1000 मेल पे केवल 800 से भी कम फीमेल हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सा लगता है गड़बड़ है। इसी के चलते अगर ये रेशो ही बिगड़ जाएगा तो फिर आगे पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसको जिलेवार लगाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं जो जिसके लिए मैंने आज का ये चुना विषय की हमारे चैलेंजेस क्या हैं, जो फोकस वाली बात है। सबसे बात हम अभी भानावत साहब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जैन है, लेकिन आप किसी अनपढ़ जैन को अगर मिले हो, आई डोंट नो, मैं नहीं मिला, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 2 लाख से ऊपर जैन अभी भी अनपढ़ हैं। और इसमें से 2 लाख में से 87% 6 स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, गुजरात और यूपी। और इसमें से भी 2 लाख में से 50% केवल 20 जिलों में कंसंट्रेटेड है, जिनकी डिटेल ये है। कर्नाटका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे 25,000 जैन अभी भाई हैं जो इलिटरेट हैं, और उसमें से भी फीमेल का जो परसेंटेज है 22% है। यानी आप ये मान के चले कि हर 4th फीमेल इलिटरेट है। इसी तरह से बागलकोट एक डिस्ट्रिक्ट है, देन जालोर है राजस्थान में। तो आप लोग जिस भी जिले में हैं, जहां भी आपका निवास है, मेरा ये निवेदन आपसे रहेगा कि आप ये फोकस करें कि कोई भी जैन आने वाली जनगणना में इलिटरेट में काउंट ना हो। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 100% टच करे। और ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम आपको डेटा दे सकते हैं लोएस्ट लेवल पे जाके, आप फोकस कर पाएंगे किस एरिया में दिक्कत है। उस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, जो भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट। देन एक ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर आया था निकल के, वाग्रेंट्स या बैगर्स, मतलब जो खाना बदोश टाइप से होते हैं, बैगर्स का डेटा हम निकालते हैं। ऑल इंडिया में 3,72,000 थे, उसमें से जैन्स पॉपुलेशन में भी 241 आ गए। हमने थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी किया तो हमें लगा कि जो हमारे साधु साध्वी हैं शायद उनको उन्होंने गलती से काउंट कर लिया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा कि जब भी अगली जनगणना हो और आपके यहाँ टीचर आए
आपके क्षेत्र में आएंगे उसका डिटेलिंग हम दे देंगे। तो ये इंश्योर करें हमारे साधु साध्वी को प्रॉपर काउंटिंग हो और उनको बैगर्स में ना लिखा जाए। ये स्टेट वाइज डिटेल है और उसको और भी डिटेलिंग दे सकते हैं जाके। ये जो सबसे ज्यादा डेंजरस मेरे को लगता है, मैं सुबह भानावत जी से भी बात कर रहा था, बेटियों की घटती संख्या। हमारे जैन में जो मतलब बेटी, हम किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, 0 to 6 की, यानी हमारा जो 1000 बॉयज हैं उस पे केवल 889 गर्ल्स हैं, यानी पर 1000 बॉयज में 111 लड़कियों की कमी हो रही है। इसको और थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे ये सिखों के बाद सबसे ज्यादा खराब स्थिति है वो जैन की। और इसको भी अगर और थोड़ा डिटेलिंग में जाके देखेंगे हम स्टेट वाइज, तो पंजाब में और स्थिति खराब हो जाती है। देन अगर इसको डिस्ट्रिक्ट पे जाके देखेंगे तो मतलब बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि कामरूप एक डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ गुवाहाटी हमारा कहलाता है, जो वहाँ पे केवल 650-700 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। मथुरा जो काफी जैन धर्म का माना जाता है तीर्थ, पढ़े लिखे लोग हैं, गिरिडीह जहाँ झारखंड सम्मेद शिखर जी है। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता। तो कभी कभी डर लगता है कि अहिंसा परमो धर्म कहने वाले जैन लोग कहीं भ्रूण हत्या में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं कि उनको सबको लड़के की चाह है। तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप अपनी कम्युनिटी में थोड़ा सा अवेयर करें। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होगा आगे फ्यूचर में जाके। आप सोचे बेटियां नहीं रहेंगी, चौके कौन लगाएगा? ये जो हमारे डेटा से निकल के नेचुरली आ रहा है वो हमारा है डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट। हम फर्टिलिटी रेट उसको डिफाइन करते हैं जो एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने लाइव बच्चों को जन्म देती है। तो इसमें हमारा लोएस्ट हो चुका है 1.46। जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म है वो 2.1 का है। अगर 2.1 का हमारा फर्टिलिटी रेट है तो हम सरवाइव करेंगे। अदरवाइज जो जापान में स्थिति है, यूरोपियन कंट्रीज में है कि वहाँ कोई नीचे सपोर्ट करने वाला नहीं रह गया है, वो स्थिति जैन पॉपुलेशन की होती जा रही है, अभी ही हो चुकी है। आप देखेंगे हमारे बहुत सारे फंक्शंस में आपको यंग पॉपुलेशन कम मिलेगी। इसी से रिलेटेड एक और निकल के आ रहा है हमारा जनसंख्या का बिगड़ता अनुपात, यानी हमारा जो पिरामिड है, जो ऊपर हमारा सपोर्ट लेने वाले लोग हैं और नीचे सपोर्ट देने वाले हैं, वो पूरा पिरामिड उल्टा होता जा रहा है। मीन्स नीचे की हमारी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। अब येलो को देखेंगे तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 में हमारी आबादी कम होती जा रही है। और हमारे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, यानी 60+ वाले, 50+ वाले, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो स्थिति वेस्टर्न कंट्रीज में है वो जैन पॉपुलेशन में यहाँ अभी हो गई है कि सपोर्टिंग पॉपुलेशन कम है और जिनको सपोर्ट की जरूरत है वो बढ़ती जा रही है। लास्ट इसका जो इम्प्लीकेशन मैं अपने टॉपिक में भी लिख के दिया था, हमारा एज ग्रुप वाइज में नेगेटिव पॉपुलेशन। आपको जो ग्रोथ रेट हमें लगा 5% बढ़ी है, पर जब हम इसको एक्चुअल और देखते हैं जाके तो ये एक्चुअल में माइनस हो रही है पॉपुलेशन हमारी। पिछले 10 साल में सॉरी 0 to 4 पॉपुलेशन हमारी 36,000 कम हुई। 5 to 9 आप देख सकते हैं, रेड कलर में मैंने डिनोट किया है और ये ग्राफ आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे देगा। जो मुस्लिम का है वो ग्रीन कलर है, हिंदू का ऑरेंज में जा रहा है, टोटल हमारा ब्लू में जा रहा है और रेड हमारा नीचे माइनस में जा रहा है। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि पॉपुलेशन हमारी एक्चुअली कम हुई है। टोटल नंबर आपको भले ही ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे और इसका इम्प्लीकेशन अगले 20 साल में हमें दिखने लगेगा जब हमें जैन ढूंढने पड़ेंगे। जैसे पारसियों का हाल हो गया ना, वही स्थिति हो जाएगी धीरे धीरे। ये हमारा मेल का भी सेम ग्राफ मैंने कंपेयर किया और फीमेल का भी किया, पीछे वाला टोटल का था, ये टोटल पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं। तो समराइज मैं ये कर रहा हूँ इसको यहाँ विराम देते हुए कि क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि पॉपुलेशन हमारी घट रही है, खासकर जो क्रूशियल एज ग्रुप है जो सपोर्टिंग है। दूसरा, यंग पॉपुलेशन तो डेटा सामने से बोल रहा है कि कम हो रही है और उनका रिप्लेसमेंट लेवल नहीं होगा। तो फ्यूचर में जो जापान की स्थिति है, लिटरली हर जगह आपको बुजुर्ग दिखाई देंगे, यंग पॉपुलेशन नहीं दिखाई देगी। फर्टिलिटी में एक कपल अपने को रिप्लेस नहीं कर रहा, मीन्स एक कपल का एक बच्चा, दूसरे कपल का एक बच्चा, तो यानी वो 2 कपल केवल एक ही कपल बन के जाके फ्यूचर में। तो इसका आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग इफेक्ट कहाँ तक जाएगा। आप ही समझिए, हमारी बेटियां कम है, हमारी फर्टिलिटी लोएस्ट है।
यानी फसल तो हमारी कम हो ही रही थी। अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूं, हमारी फसल तो ऑलरेडी कम हो रही थी। हमने जो अपने खेत का साइज था, यानी जो हमारा एरिया था, वो भी हमने कम कर दिया। तो यू कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज। अभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन 20-30 साल में आपको जैन ढूंढने पड़ेंगे लिटरली कि हैं कहाँ। हमारे मंदिर कौन संभालेगा, हमारे महाराज लोगों को कौन सेवा करेगा, चौके कौन लगाएगा, जैनत्व की भावना कौन लेके जाएगा आगे, जैन धर्म का कौन आगे, अहिंसा, अपरिग्रह, इन सबको कौन आगे बताएगा। उसके लिए अब सब लोग जैसे करें। थैंक यू सो मच। मैं इसको अनशेयर कर रहा हूँ। जैन साहब, आपने बहुत ही संक्षेप में बड़े सारगर्भित तरीके से इन मुद्दों को उठाया है और उस चिंता से हम सभी को एक तरह से अवगत कराया है। चैट बॉक्स में मैं अभी तक कोई सवाल नहीं देख रहा हूं, ना किसी ने अभी तक पूछने के लिए हैंड रेज किया है। तो जब तक कुछ मित्र अपनी जिज्ञासाएं नहीं सामने रखते हैं, इस चर्चा को मैं आपसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। भंडारी जी का एक हैंड रेज आ रहा है, नरेंद्र भंडारी जी का। किनका आ रहा है सर? नरेंद्र भंडारी जी हैं। यस। हाँ, नरेंद्र भंडारी जी का दिखाया। यस। तो नरेंद्र भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी तकनीकी टीम है वो ये व्यवस्था करे जी, वे और अनम्यूट हो उसके गए। बाद रोहित जी सवाल पूछेंगे। सर, आपने बहुत अच्छे भंडारी तरीके जी से। पहले अपना परिचय भी दे दें आप, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ये। हाँ, मैं नरेंद्र भंडारी बोल रहा हूँ साहब। मैं जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स का प्रेसिडेंट हूँ अहमदाबाद में, और मैं अभी सैन फ्रांसिस्को से बोल रहा हूँ। वैसे मेरा प्रश्न था कि आपने ये चिंता के विषय बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियरली आपने बताए हैं। तो इसमें दो प्रश्न हैं मेरे। एक तो आपने कुछ प्रोजेक्शन, आपने कहा आगे कम हो जाएगी जैनों की संख्या, पर कुछ ईयर वाइज प्रोजेक्शन किया है आपने? अभी यही मैंने अपना खुद रेट से करके रहेगी? देखा। मैंने अपना खुद से करके देखा था सर, अपना डेटा को यूज करते हुए, जो पिछले 50 साल का था। तो हाँ। रिडक्शन ही जा रहा है आगे। मतलब 50 इयर्स के बाद हम लोग 10 लाख भी नहीं रह जाएंगे, स्थिति ये है सर। नहीं तो वो एक स्लाइड अगर आप या कुछ बता दें, प्रोजेक्शन क्या है, जैसे बाय 2050। और मैं शेयर कर लूंगा सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नील भाई को भेज देंगे, वो तो शेयर कर देंगे, क्योंकि हाँ। वो यहाँ मैंने अपना खुद का किया था, तो शायद मुझे लगा कि आई डोंट नो, लेकिन आपने पूछा है तो आई विल डेफिनेटली शेयर। दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक विल हैव मोर। मतलब मैं भी इसमें मैंने कुछ अध्ययन किया था, तो ऐसा लगा विल हैव मोर टेम्पल्स देन जैन्स। श्योर सर, बिल्कुल यू आर राइट। क्योंकि मैं टेम्पल्स की भी काउंटिंग कर रहा हूँ, जैन टेम्पल्स की, तो स्थिति वही हो जाएगी आने वाले टाइम में। हाँ, तो इसमें जरा आप मतलब आपका थोड़ा ऑथेंटिक रहेगा, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर ये डेटा शेयर करें। मैं हो जाएगा और सर, मैं कर दूंगा। हाँ, दूसरा सर, आपने इसके सॉल्यूशन नहीं बताए। सर मुझे लगा कि अभी मैं केवल क्वेश्चंस रेज करूं, सॉल्यूशन आप लोग बैठे हैं सीनियर, तो आप भी बताएंगे। बाकी मैं एक स्लाइड वे फॉरवर्ड का भी शेयर कर लूंगा लास्ट में चलते हुए, जो अभी तुरंत हम कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पॉपुलेशन बढ़ाएं, लेकिन पहली जरूरत है काउंटिंग हमारी प्रॉपर हो। क्योंकि जैसे आपके आगे भंडारी लगा है, आप जब इंडिया में रहेंगे, टीचर आपके प्राइमरी टीचर आएगा, आप अहमदाबाद से गुजराती टीचर आएगा, तो ना आपके पास टाइम होगा ना उसके पास टाइम होगा। आपको लगेगा यार बेकार का काम है, आप कहेंगे नाम लिख लो, वो कहेगा बाकी मैं घर जाके भर लूंगा। तो भंडारी सरनेम देख के वो क्या करेगा, हिंदी में आपका 1 भर देगा कोड। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी ये तो आप जो बता रहे हैं ये टेक्निकल बात है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने से हमारा नंबर नहीं बढ़ेगा, ऐसा मेरा निष्कर्ष निकला है। आई मीन वी कैन ओनली गो टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। आई पर्सनली थिंक कि वी शुड बी एबल टू, अपना यहाँ कन्वर्शन भी नहीं है जैनों में, तो वी शुड बी एबल टू कन्विंस अदर पीपल about the merits of Jainism and convert them intellectually rather than by increasing population or by forced conversion. मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जैसे महावीर स्वामी ने, वो गौतम स्वामी हुआ से Vedic scholar and a Brahmin, he convinced him intellectually and converted him to Jainism. I think we have to adopt the same principle. और मेरे विचार में ऐसा है कि हमारी सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है कि वी हैव नॉट टेकन दिस
knowledge of Jainism and its merits and its social and personal advantages over other faiths, we have not done any academic work or research. So that is the main cause. And our children, I mean, आपने बताया कि वो population कम हो रही है, but I think our children are thinking that Jainism is irrelevant and they are drifting away from it. So it is the responsibility of Jain community to come forward and intellectually convert people. That is my आपको बीच point. में रोक रहा हूँ, मेरी भी एक यंग डॉटर है, मुझे लगता है कि उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हम उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब तक हम उनको साइंटिफिकली लॉजिकली रिप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो लोग उससे थोड़ा ड्रिफ्ट अवे तो होंगे सर। हम उनको कहते नहीं ये करना है विदाउट, अब जो जनरेशन है वो जाती कोरा गूगल एंड लॉजिक ढूंढती है उसमें क्यों है ऐसा। तो वी नीड टू जस्टिफाई अवर कॉज, अवर रूटीन, एवरीथिंग जो साइंटिफिकली प्रूवन है सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, तो वो हमें आंसर उनको देने पड़ेंगे सर। नहीं, लेकिन धीरज जी, मेरा एक आशंका ये भी है कि ये चिंता अपन जैनिज्म में कर रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से बात नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो दूसरी 5 कम्युनिटी हमसे आगे है, वहां के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को साइंटिफिक तरीके से समझा रहे हैं? सर में भी मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ आजकल ना दीक्षा बहुत, दोनों सेक्ट में, दिगंबर श्वेतांबर में, हम उस दीक्षा को तो बहुत सेलिब्रेट करने लगे। ब्रह्मचारिणी बन गए, आपने दीक्षा ले ली, आपने 8 साल में घर छोड़ दिया। एक तो वैसी लड़कियां नहीं है हमारे घर में सर, है ना, 1000 लड़कों पे सिर्फ 600 लड़कियां, उसमें से 100 ने ले ली दीक्षा। तो आप क्या करेंगे उसके बाद बैठ के, मुझे बताओ आप। हम वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे ना कि हमारे मंदिर में कितने लोग हैं, हमारे कितने बच्चों ने अभिषेक किया, कितने बच्चों ने प्रॉपर्ली हमारा जो वीकली या डेली क्लास अटेंड होती है वो की। हम वो कहाँ उनको कर रहे हैं। अब वो आते हैं, हम उनको रेडी रटाई किताबें पढ़ा देते हैं। दूसरे धर्मों में है, वहां भी उसी परंपरागत तरीके से सारा सोच चल रहा है। क्या कारण है कि वहां तो ये चुनौतियां नहीं आ रही हैं जो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं? इस देश का तबका इतना पढ़ा लिखा है जी, सबसे ज्यादा साक्षर है, उसको हम कैसे जागरूक करेंगे कि साहब कन्या भ्रूण, वो तो ऑलरेडी सब पढ़ चुका है, जानता है कि ये हम थोड़ा यंगर की बात सुने, सिद्धार्थ जी को मौका देते हैं, लेट्स सी कि वो क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये तो डिस्कशन बहुत लंबा चलता रहेगा। मुझे बड़ा मजा आएगा। नील जी से रिक्वेस्ट करूंगा अलग से। मेरे लिए तो अच्छा है, सिद्धार्थ जैन हमारे विद्यार्थी हैं, जयपुर में मेरे स्टूडेंट भी रहे और ये खुद मीडिया कर्मी हैं। तो अब ये सिद्धार्थ जैन क्या सोचते हैं, आइए हम इस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि से बात करते हैं। हाँ सिद्धार्थ जी। बहुत हद तक तो मैं भानुवत सर ने जो बात कही उससे भी एग्री करता हूँ, बट मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी मतलब गैजेट्स में और चीजों में इतना बिजी हैं कि ना तो वो मंदिर जाते हैं, और अगर वो क्वेश्चन भी किसी से अपने पेरेंट्स से पूछें तो वो भी उनको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाते हैं, वो भी टाल देते हैं, क्योंकि उनको ही जब बेसिक्स नहीं पता तो आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे। आज इतने सारे मंदिर हैं जिनमें पक्षालजी भी नहीं हो रही है, वहां साफ सफाई भी नहीं होती, महाराज माता जी आते हैं, उनका चौका भी नहीं लग पाता है। तो हम आज इतने सारे नए मंदिर और निर्माण कर रहे हैं, बट जो पुराने हैं उनका क्या दोष है, पहले उनको संभालें। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है आपके पास सिद्धार्थ जी। पॉइंट वही है कि जो भंडारी साहब कह रहे हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। वी नो द प्रॉब्लम बट वेयर इज द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप सामूहिक घर में एक साथ बैठ के जैसे नमोकार का पाठ करें, बच्चों को बेसिक्स पढ़ाएं। आज बच्चों को अपना गोत्र ही नहीं पता कि उनका गोत्र क्या है। अगर उनसे पूछें कि आपका गोत्र क्या है, जैसे हमारा पहाड़िया गोत्र है, उनको गोत्र नहीं पता, उनको उनकी कुलदेवी नहीं पता, तो ऐसे कैसे चलेगा। बेसिक्स तो थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जब हम स्कूल में जाते हैं, बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो एक प्रेयर होती है, हाँ, तो बेसिक हम जब रेगुलर वो चीजें करते हैं हम वो चीज सीखते हैं। तो जब घर में अगर हम लोग वैसा माहौल क्रिएट करेंगे तो बच्चा वो देखेगा, बच्चा सीखेगा। जब बच्चे को ही नहीं पता तो आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और इसलिए जो ये जो निकल के आएगा ना, जो समाज के जो भी हमारी गैदरिंग है, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी है, देखिए मतलब आप क्रिश्चियंस का देख लीजिए, उनके यहाँ संडे को चर्च जाना एक मैंडेटरी टाइप से है। इसी तरह सिखों का है गुरुद्वारा जाना। वो चीजें सोशल से निकल के आ रही है, वो कोई सिखा नहीं रहा उनको। वो वहाँ उस चीज को बड़ा अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमने बच्चा अमेरिका भेज दिया, हमारा बच्चा वहाँ लंदन पढ़ रहा है, हम ये कभी नहीं कहते वो मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा।
तो वो सोशल गैदरिंग से निकल के आए कि अरे आज तो हम गए थे, हमने अभिषेक किया, आज हमने प्रवचन सुने, वो वहां से हमें करना पड़ेगा शुरुआत कहीं से न कहीं से। हम उस चीज को पॉजिटिविटी में लाके कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जब वो आ जाएगा हमारी दिनचर्या में तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं अभिषेक करने जाता था, मुझे भी डर लगता था यार कुछ गलत ना हो जाए, तो लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा ग्रुप मिला, एनकरेज करते हैं तो मुझे मजा आने लगा। सर बच्चे जब पेरेंट्स को देखेंगे तभी वो भावना अंदर से जागेगी कि मेरे पिताजी या पेरेंट्स कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए इसमें मेरी ड्यूटी ज्यादा बनती है कि मैं अपने कर्मों से उनको, अपने चरित्र से वो उसको करूं उस तरह से, जो है इंस्टेंट में मेरे उनको सिद्धार्थ, ब्लेम करूं। अब रोहित गांधी जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी रोहित जी, अपना परिचय बताएं और सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार। मैं रोहित गांधी, ए रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, नाउ एट वर्जीनिया, यूएसए। मेरा 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या वर्ल्ड वाइड डेटा आपके पास से मिल सकता है कि वर्ल्ड वाइड जैनों की स्थिति क्या है? नंबर 1। नहीं सर, क्योंकि जो जैसे आप यूएस में हैं, तो अभी वहाँ सेंसस जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो वो रिलीजन वाइज डेटा नहीं देते, वो केवल एशिया का लेके चलते हैं। अगर आप वहां पर हैं, आपकी भी शायद काउंटिंग हुई होगी, क्योंकि जस्ट उन्होंने लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया अपना सेंसस यूएस में, तो वो एशियन कैटेगरी में ले आते हैं उसको, इंस्टेड ऑफ कि हिंदू जैन में नहीं लाते। लेकिन अनऑफिशियली थोड़ा बहुत है कि कहीं जैसे आपके यहाँ अराउंड 6,000 या 10,000 की पॉपुलेशन है, वो अनऑफिशियल है, ऑथेंटिक डेटा नहीं है। Second, these figures have some impact of migration also in India. माइग्रेशन दो तरह का होता है सर, एक विद इन द कंट्री, मतलब ब्रॉड में बात कर रहा हूँ, एक आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री माइग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेशली जेंट्स का, कि हम हमारे लाखों लोग चले गए, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी देखते हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इतनी पॉपुलेशन हमारी पिछले 10 साल में माइग्रेट नहीं हुई है, और ये डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ 60 ईयर्स का दिखा रहा है। तो वो माइग्रेशन फैक्टर हमारा इनबिल्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ये केवल अगर एक सेंसस का होता तो हमें क्वेश्चन करना पड़ता। मैं तो 1881 से लेके आया जब 12 लाख थी, करते करते, लेकिन मेजर जो मुझे लगा इम्पैक्ट वो ये है कि हम थोड़े से उदासीन हो जाते हैं, हमें लगता है बेकार का काम है। पहला तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी नंबर तो ठीक पता लगे, उसके बाद जो भंडारी साहब कह रहे हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकालें, लेकिन प्रॉब्लम वो कम से कम ड्रिल डाउन तो हो कि हमारा काउंटिंग प्रॉपर हो जाए। मैं ये इंश्योर करूं कि जनगणना का टीचर मेरे यहाँ आ रहा है, वो मैं अपना नाम उसको जरूर लिखाऊंगा। यही चीज अगर आप देखेंगे बाकी कम्युनिटी में वोट देने में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, काउंटिंग करा, मतलब हमें लगता है सरकारी स्कीम है यार, हम तो कर ही लेंगे, हमारा नंबर, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, थोड़ा उदासीनता हो जाती है। गांधी साहब, मैं आपको अपने ऑफिस का एक्सपीरियंस बताऊं, लोगों ने कुत्ता छोड़ दिया था साउथ दिल्ली में टीचर के ऊपर। सच बात है। मतलब हमने उसको पुलिस केस कराना पड़ा, मैं ना चाहते हुए भी। ऐसे लोग हैं, क्या करोगे? बेचारा प्राइमरी टीचर आपके घर आ रहा है, घंटी बेचारा, हमने कुत्ता छोड़ दिया उसको। जी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एंड द जैनिज्म has declined due to the increase in the total population and the total number, the gimmicks of the figures. नहीं सर, Do you agree? तो वो ना बाकी कम्युनिटी में भी दिखना चाहिए था। हमारा जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट करता है। आप देखेंगे कि सिखों की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के करीब है, जबकि सिख धर्म ही 500 साल पुराना है। कोई बहुत ज्यादा उनका ऐसा नहीं कि उनका फर्टिलिटी रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट दे आर मोर अवेयर। वो उनकी कम्युनिटी में काफी इस चीज को लेकर रहता है, क्या करना क्या नहीं करना। बहुत सारी एनरोलमेंट हम बात करेंगे स्कीम में, वो आगे रहते हैं। ऐसे बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम तो है ही, सबको पता है। बट वहाँ थोड़ा जैन कम्युनिटी पीछे रह जाती है, जहाँ इन चीजों में पार्टिसिपेट करने की बात आती है। जहाँ कोई गवर्नमेंट का काम है, हमें लगता है बेकार है, हमें क्या करना, हमारी तो दुकान चल रही है, हम क्या करेंगे। तो वो मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। जी। अच्छा, लेकिन धीरज जी, जो आपने बात की, मुझे एक चीज और लगती है कि जो फर्टिलिटी रेट यदि जैनिज्म में कम हो रही है, लेकिन सर्वाइवल की रेट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अच्छी है। जी बिल्कुल, वो मैंने स्लाइड डाली नहीं थी, वो मेरी बुक मैं आपको उसको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। नील जी के पास भी है वो, अपने शायद वेबसाइट पे डाली भी है उन्होंने।
तो उसमें मैंने एक डाला हुआ है सर्वाइवल का, हर स्टेट वाइज डाला हुआ है। नहीं, highest है हमारा, मेरी जैन का जिज्ञासा highest है। यही थी कि जब सर्वाइवल रेट हमारी अच्छी है फिर भी हम पॉपुलेशन में पीछे हैं, तो एक बड़ा कारण तो मुझे लगता है कि जिसको आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग जैन लिखवाते नहीं है, वो जागरूकता नहीं है। दो कारण है सर उसके। पिछले सेंसस में भी मुझे लगता है हर समाज में, जैन समाज के जो अलग अलग, सबने एक अभियान चलाया था कि जनगणना में जैन लिखाएं, तो उतने अभियानों से भी मेरे ख्याल इसका मतलब असर नहीं पड़ा। लेकिन अब तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और अगला सेंसस जैसे अनाउंस होता है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी प्रभावी व्यू रचना हमको करनी पड़ेगी ताकि कम से कम सही गणना अपनी हो सके। एक मेरी जिज्ञासा और थी, जब आपने कहा कि हमारे यहाँ निरक्षरता है, ये कुछ आश्चर्य की बात है। कुछ ऐसा है क्या अलग अलग एज ग्रुप में? क्योंकि जो एजेड लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरी दादी हैं, तो वो पुराने जमाने की है तो नहीं पढ़ती थी वो, तो वो निरक्षर की श्रेणी में आ जाएंगी। तो जो ओल्ड एज है, सर आपकी जो दादी हैं, हम पहले समझिए कि हम लिटरेट की डेफिनेशन हमारी जो जनगणना की है वो है कि आप अपनी मातृभाषा में या किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानते हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन में रखिए कि आप अपनी जो भी भाषा आपकी है उसमें लिखना और पढ़ना जानते हो। तो जो ये डेटा है, मैंने उसको एज ग्रुप वाइज में कंपेयर करके देखा, ये 80 साल वाले या 70 साल वाले नहीं है, इसमें 30 साल वाले भी हैं, 40 साल वाले भी हैं। और ये जो मेजर हमारा जो बेल्ट है ना, जो महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर है, कुछ एरिया तमिलनाडु का, तो वहां पे ये फोकस करने की जरूरत है। हम इसको तहसील वाइज डेटा शेयर कर सकते हैं, चाहे जैन फाउंडेशन को चलाए प्रोजेक्ट को, या जो भी है सीनियर लोग कैसे उसको करना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने क्षेत्र में ये इंश्योर करें कि मैं अपने क्षेत्र में किसी भी जैन को इलिटरेट नहीं रहने दूंगा। तो धीरज जी, कोई इस तरह का सर्वे है क्या कि किस जॉब से किस सेक्टर के लोग अनपढ़ ज्यादा हैं? नहीं, ये मैं आपको, हमारा जो आंकड़ा है ना रिलीजन वाला, वो तहसील वाइज अवेलेबल होता है। तो हम इसको जो स्टेट को ड्रिल डाउन करते करते जिला और फिर तहसील पे देख सकते हैं। और तहसील में हमारी जो जैन पॉपुलेशन है, हम लोग नॉर्मली जैन मोहल्ले या एक ही जगह रहते हैं कंसंट्रेट होकर, हम अलग अलग नहीं रहते कि 2 कहीं 4, क्योंकि मंदिर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़ा आसान है ढूंढना, उस क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा ढूंढना। जी, भंडारी जी कुछ कहना चाहते हैं? सर भंडारी साहब, आपने हैंड रेज किया था जी। Sir, my submission is that even if the number is wrong by factor of 2 or 3 or whatever you take, it doesn't make the problem less grave. So instead of worrying about accuracy of number, of course, as you pointed out, it is important, we must do it. I think it is our collective responsibility to find a solution, not because we want Jains to continue, but because all this ethics and all these, traditions and culture will be lost if Jains are lost. एग्जैक्टली, जैनिज्म की जो भावना है सर वो गायब हो जाएगी जी। तो it is, I want to submit that this is an important problem to have correct data, of course, but the problem doesn't become less grave by having accurate numbers. सर दोनों चीजें जुड़ी हुई है, डेटा से ही आपको प्रॉब्लम पता लगेगी, फिर आपको सॉल्यूशन भी वहीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा कि व्हाट इज द वे आउट। हाँ, एग्जैक्टली। सर देखिए, जैन, मैं अब शुरू में मैंने बात की थी कि मीडिया को लेकर के जैन समाज के पास जो मैक्सिमम मीडिया है वो कब्जे में है। चाहे आप प्रिंट की बात करें, अब तो हमारे अलग अलग समाजों में उनके चैनल शुरू हो गए हैं, है ना। तो इतना बड़ा कब्जा हमने कर रखा है। क्या कारण है कि वो जो अवेयरनेस, कभी हम कल्चरल आइडेंटिटी हमारी खो रही है उसकी बात करते हैं, कभी जो दूसरे और पक्ष हैं, तो क्या वो शुरू में भी भंडारी जी ने बात उठाई थी कि समाधान, तो हम क्या संदेश दे सकते हैं? हमारे पास युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि इस तरह के अकादमिक आयोजनों में ज्यादातर हम लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसा मुझे लगता है या सवाल जवाब कर रहे हैं, वो उस एज ब्रैकेट से बाहर हो गए हैं। तो जो टारगेट एरिया है जिसको सेंसिटाइज करना है, उनकी उपस्थिति प्राय इसमें नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये सारी चर्चा यूट्यूब के उसमें जाएगी और लोग अपने सुविधा से इसको देख सुन सकते हैं, तो चूंकि अब आपने इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं मुद्दों के ऊपर, तो हम ऐसा क्या युवा पीढ़ी को संदेश दे सकते हैं, या समाज के जो नियंत्रक या नियंता है उनको सेंसिटाइज करें। इवन मैं तो कहता हूँ साधु संतों की आपने बात की, हम उनको भी किस तरह से इस बात के लिए सेंसिटाइज करें कि एक तरफ तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि जैसे ही आपने कहा हम 2 हमारे 3,
मुझे लगता है कि विवाद खड़ा हो जाएगा देश के अंदर और एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। तो उन राष्ट्रीय लक्ष्यों और विकास को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से अपनी एक व्यू रचना तैयार करें ताकि जो चिंताएं आपने अपने इस वक्तव्य में प्रकट की है उनके समाधान की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ा सकें। बनावत साहब, मैं एक स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगा आपसे कि वे फॉरवर्ड क्या है ना, केवल एक सिंगल स्लाइड में शेयर कर रहा हूं जी। देख पा रहे हैं सर? जी हाँ। तो मेरा जो पहला स्टेप है वो है एंश्योरिंग कवरेज सर। जो हमारी जनगणना होगी वो डिजिटल होगी इस बार, मोबाइल ऐप हमारे ऑलरेडी रेडी है। जनगणना 2 भागों में होती है, पहली होती है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जो पहला फेज है, और दूसरा हमारा होता है एक्चुअल काउंटिंग, जिसमें हम नंबर गिनते हैं कितनी पॉपुलेशन है। हमें दोनों बार में अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करना। तो ये तो पहला स्टेप है, और इसमें हमें जब क्वेश्चन हमारे घर भरने आएगा तो क्या करना है। दूसरा देखिए, पहला स्टेप मेरा है, मैं पहले अपनी बात कह लूं फिर मैं भंडारी साहब जो भी कहना चाहेंगे, कि पहले तो मुझे जनगणना के दोनों फेज में अपना काम, मेरा नाम आ जाए, मेरी फैमिली कवर हो जाए, एंश्योर करना है। अब जब दूसरा स्टेप ये है कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें छठा कोड हमने दिया जैन को, तो आप ये एंश्योर करें कि जब टीचर आएगा जैन अपने सामने रिकॉर्ड कराएं। आपका सरनेम कोई भी हो, आप कोई भी सेक्ट के हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम उसको काउंटिंग करते। आप भंडारी हैं, आप बानावत हैं, आप पहाड़िया हैं, कुछ भी हैं, आप ये बताएं कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। उसमें कोड 6 आप अपने मोबाइल ऐप में खुद से भर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो सुबह बानावत जी से मैं बात कर रहा था वो है प्राकृत भाषा को लेके। प्राकृत हमारी मूल भाषा है, नमोकार मंत्र हमारा प्राकृत भाषा में है, लेकिन प्राकृत भाषा में नंबर देने वाले कोई भी नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि किसी ने भी नहीं लिखवाया कि हम प्राकृत भाषा जानते हैं। ये 2011 के डेटा की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज पे, मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, और बाकी 2 अन्य कौन सी भाषा है आप जानते हैं। तो आप ऐसा, अगर प्राकृत भाषा आपने पढ़ी है, आप जानते हैं, नमोकार मंत्र हम रोज पढ़ते हैं, तो बाकी अन्य 2 भाषाओं में प्राकृत भाषा को आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप उसको लिखें। ये तो पहला स्टेप होगा सर, कि जब तक मेरे पास सही आंकड़े नहीं होंगे लेटेस्ट, तो जो सेकंड स्टेप जो भंडारी साहब बोल रहे हैं, जनगणना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही सही आंकड़े हमारे पास आएंगे तुरंत हम रेमेडियल स्टेप ले सकते हैं। इन द मीन टाइम अपना होमवर्क करके हम आपस में मिलें, बैठें, और किस क्षेत्र में किस प्रॉब्लम को ज्यादा हमें फोकस करना है। मतलब एक ही सॉल्यूशन पूरे कंट्री पर नहीं चलेगा, ये मैं कह रहा हूँ ठोके, क्योंकि डेटा वरी करता है। महाराष्ट्र में कुछ और प्रॉब्लम है, कर्नाटक में कुछ और है, तो यूपी में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और। तो आप एक दवाई सबको नहीं दे सकते, आपको क्षेत्र वाइज प्रॉब्लम फोकस करके सॉल्यूशन भी क्षेत्र वाइज ही होगा। धीरज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान दिलाया, भाषा को लेके। जिस भाषा में हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ उपलब्ध है, जिन भाषाओं में हमारी जो मूल शिक्षा है वो जिनमें सुरक्षित है, जब उस भाषा के बारे में हम लोग कहीं चिंता प्रकट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि भाषाओं की एकेडमीज के माध्यम से अब तो नई शिक्षा नीति में जिस तरह से स्थानीय और मातृभाषा को महत्व दिया गया है, और भाषा की जो एकेडमीज है उनके माध्यम से आपस में जिस तरह से एक समन्वय स्थापित करके उनका शब्दकोश, क्योंकि यूनेस्को की हर साल रिपोर्ट आती है और बताते हैं कि दुनिया में कितनी भाषाएं विलुप्त हो गई, तो ऐसा नहीं हो आने वाले टाइम में। एक और तो हमारी यूनिवर्सिटीज प्राकृत भाषा के विभाग खोल रही है, निजी स्तर पर अपने समाज ने कई जगह अपभ्रंश और प्राकृत की एकेडमीज खोल रखी हैं, लेकिन सरकारी संरक्षण में जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो फिर ये भाषाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसका कारण जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो दिखाते नहीं कि उनको प्राकृत भाषा आती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है भाषा को लेकर के, और इसके बारे में ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम लोग जनरली अपनी लोकल भाषा, क्योंकि इसमें एक संकट आता है, जैसे हम राजस्थान में हैं तो वहां ये मुहिम चल रही है कि राजस्थानी भाषा को लिखाइए आप, तो हमने हिंदी इंग्लिश लिखा दिया, हम दूसरी भाषा राजस्थानी लिखाएंगे ताकि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता मिल जाए। तो मुझे लग रहा है कि एक भाषा का प्रश्न ये बहुत संवेदनशील भी है और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मुझे लगता है कि अलग से चिंतन होना चाहिए, किस तरह से हम अपनी इस भाषा को सुरक्षित रखते हुए हमारी जो पूरी की पूरी परंपरा है उसको भी कहीं कायम रख पाए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और ये सही है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो जिनके हाथ में भी नेतृत्व है
मुझे लगता है इनको स्थानीय स्तर पर बैठ करके उन सब पे मुद्दों पर चर्चा करके, क्योंकि ये एक हाई टाइम है, जैसा आपने कहा कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो हम सबको सजग सचेत होकर के इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। कोई और मित्र जो सवाल पूछना चाहें तो आमंत्रित हैं, या कोई उनकी टिप्पणी हो इस पूरे वक्तव्य के ऊपर तो आमंत्रित हैं, अन्यथा फिर मैं नील शाह जी से अनुरोध करूंगा कि आभार प्रदर्शन के साथ आपकी चर्चा को समाप्त करें। कोई और मित्र, क्योंकि अभी हमारे जो दोनों मित्र हैं वो तो अमेरिका से बैठ के भी देखिए चिंता प्रकट कर रहे हैं इन सारे संदर्भों पर। तो हाँ, सिद्धार्थ कुछ कहना चाहते हैं? सर, जैसा भी आपने बताया कि आने वाले 10-20 सालों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या बहुत कम लोग बचेंगे, तो मैं इतना सा मैं कहना चाहता हूँ कि जैन एक पढ़ा लिखा तबका है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है। जो जनरेशन है हमारी, अभी जो यंग जनरेशन है या जो और लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। तो जैसा कहा जाता है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो हम खुद बदलें। तो जब हमारी जो जनरेशन है, लोग हैं, देखेंगे तो अपने आप परिवर्तन आएगा। सही है। जिस भूमि में भगवान महावीर ने जन्म लिया, जहां धर्म का प्रचार किया, जैसा धीरज जी ने बताया कि वो बिहार में, वहां जैनों की संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और जैसा भंडारी जी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जैन एक विचार है, और हम एक उस विचार के रूप में यदि आगे बढ़ें और अपने आसपास के लोगों को कहीं प्रभावित कर पाते हैं कि वो उन जैन जीवन मूल्यों को स्वीकार करके, अपन कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस परंपरा का अनुसरण करते हुए यदि कहीं इस अभियान के साथ जुड़ते हैं, तो शायद हम एक सीमा तक इस चुनौती से लड़ने के लिए प्रारंभिक तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए देश दुनिया से हमारे इतने मित्र जुड़े, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं। लेकिन औपचारिक आधार प्रदर्शन के लिए इस पूरे आयोजन के मूल संयोजक नील शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वे औपचारिक आभार प्रदर्शन के साथ आज के इस चर्चा का समापन करें। भाई नील शाह। थैंक यू सो मच प्रोफेसर संजीव जी, इतना सुंदर आज का सेशन आपने मॉडरेट किया और जो इन्फॉर्मेशन हमारे सब तक आपने पहुंचाने में मदद की। और डेफिनेटली हमारे जो वक्ता मिस्टर धीरज जी जैन, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड और सिस्टमेटिक वे से जैन पॉपुलेशन इन इंडिया के ऊपर आज का पूरा प्रेजेंटेशन उनका दिया, और हमारा ध्यान कुछ विचारणीय मुद्दों के ऊपर भी उन्होंने केंद्रित किया, चाहे वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों वे से थे। और मुझे तो लगता है कि ये चर्चा की शुरुआत हुई है, इसके ऊपर तो और चर्चा विचारणाएं होती रहनी चाहिए, और क्या क्या रास्ते हमारा जैन समाज इसके लिए फाइंड आउट कर सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज हमारी काफी कुछ बातें इसका सोल्यूशन क्या, उसके ऊपर भी हुई, और मैं ऐसा मानता हूं कि YouTube के ऊपर भी इसके ऊपर काफी कमेंट्स और सबके सजेशंस वगैरह आएंगे। तो मैं धीरज जैन जी से भी विनती करता हूं कि आज शायद कम लोग जुड़ पाए होंगे, पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ेंगे, तो उनके कमेंट्स में भी कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो हम आप तक वो प्रश्न भी पहुंचाएंगे, जिससे एक सही मार्गदर्शन और सही डेटा और गाइडेंस आपके पास से मिल सके, जो समाज को ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर विचार करने के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसी के साथ नील जी, बस एक बात कहना चाहूंगा, ये जी। जो हमने आंकड़े दिखाए, ये बहुत एक छोटा सा, मतलब पूरे समुद्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। डेटा बहुत है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कोई भी डेटा मांगे या काम करना चाहे या अपने क्षेत्र में काम करना है, मोस्ट वेलकम। तो आप चाहें तो जैसे भी फैसिलिटेट करेंगे, आई डोंट नो, बट ये जो मैंने दिखाया एक बहुत छोटा सा हिस्सा था पूरे आंकड़ों का। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा जिले पे, तहसील पे, गांव पे हर तरह का डेटा उपलब्ध है। इट्स अ बिग थिंग। तो भंडारी साहब इंटरेस्टेड हैं, जो भी कोई भी चाहे, तो मुझे बिल्कुल। बड़ी और खुशी होगी कि कुछ डॉक्टर हम भंडारी समाज जी के ने एजुकेशन को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि हमें एकेडमिक और एजुकेशन लेवल के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। तो डेफिनेटली उनका भी हम इस चीज में मार्गदर्शन लेंगे। वो तो जैन फाउंडेशन से जुड़े हैं, जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर वक्ता के रूप में भी आ चुके हैं, और इसरो के साइंटिस्ट हैं। सो ऐसे नरेंद्र जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके जो भी विचार है इस मंच के माध्यम से आपने शेयर किए। और पुनः मुझे लगता है कि इस ऐसे विषयों के ऊपर हमारे टॉक सेशन होते रहने चाहिए,
कि जिससे समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर एक अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। आज बहुत ही अच्छी से प्रोफेसर संजीव जी भानावत ने इस सेशन को मॉडरेट किया। मीन्स एक इंटरेक्शन जो पूरा सेशन के अंदर बना के रखा वो बहुत इंटरेस्टिंग था, एंगेजिंग था, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ पुनः जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे वक्ता और मॉडरेटर का धन्यवाद करता हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और पुनः हम लोग इसी तरह जैन टॉक सेशन में जुड़ते रहेंगे। ऐसी आशा के साथ आज की इस सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र।